सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये भारत में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। एटीएम को मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है और ये पहली बार है जब भारतीय रेलवे की किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया हो। अभी तो वैसे इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगाया गया है, अगर ये सफल रहता है तो बाकी ट्रेनों में भी इस तरह का एटीएम लगाया जाएगा। बाकी पंचवटी एक्सप्रेस की बात करें, ये एक इंटरसिटी ट्रेन है जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को नासिक जिले के मनमाड़ से जोड़ती है। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आंसर होगा दिनेश माहेश्वरी। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं दिनेश माहेश्वरी और इन्हीं को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जो 2023 में रिटायर हुए थे। वे वैसे मेघालय और कर्नाटक के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और अभी उन्हीं को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। विधि आयोग ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाता है और ये कानूनी सुधारों पर शोध करता है और सरकार को कानूनी सुधारों पर सलाह देने का काम करता है। तो इस 23वें विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 2024 को और इसका कार्यकाल 3 साल का रहेगा, मतलब 3 अगस्त 2027 तक। ठीक है, तो ये इतनी काम की बातें ये ध्यान में रखना। अगर कुछ स्टैटिक देख लें कि भारत का जो पहला विधि आयोग है ये स्थापित हुआ था 1834 में। उस समय इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले अंग्रेजों के समय। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग ये स्थापित हुआ था 1955 में। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़ थे। और आखिरी वाला जो 22वां विधि आयोग था उसमें अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी। और अब हम पढ़ रहे हैं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दिनेश माहेश्वरी बनाए गए हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य सेवा के लिए अभी डिजिटल ई सेहत एप्लीकेशन को शुरू किया है। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। तो उन्होंने अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी ई सेहत नाम से एक एप्लीकेशन को शुरू किया है। तो ये ऐप जम्मू कश्मीर के लोगों और डॉक्टरों जैसे स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। तो ये आप याद रखना, सिंपल सा ई सेहत ऐप ये शुरू किया गया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? अरुण पल्ली उनका नाम है, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल ये ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये पहल केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने की है और इसका उद्देश्य है विशेष रूप से वंचित और दूरस्थ समुदायों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सरल और सुलभ बनाना। इसका लक्ष्य है राज्य के हर कोने तक डिजिटल न्याय के लाभों का विस्तार करना। अच्छा, डिजिटल से याद आएगा, अभी हमने कल परसों ही पढ़ा था कि देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बन गया है। तो याद रखेंगे आप क्या। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल को। तो हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया ये एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। इस बीमारी को शाही रोग भी कहते हैं क्योंकि 19वीं शताब्दी में ये बीमारी इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया थी उनको हो गई थी, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। ब्लड क्लोट नहीं होता मतलब जैसे हमें चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के लिए खून बहता है, फिर खून बहना बंद हो जाता है, वहां पे गाढ़ा गाढ़ा जम जाता है। आपने देखा होगा जहां पे भी चोट लगती है वो गाढ़ा गाढ़ा हो गया, मतलब वो क्लोट हो गया, थक्का जम गया। अब जो खून है अंदर वो बाहर नहीं आता है, इसे कहते हैं ब्लड का क्लोट होना, रक्त का थक्का जमना। लेकिन इस बीमारी से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसके केस में ऐसा नहीं होता, थक्का नहीं जमता, तो जो खून है वो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, जिससे कई बार इंसान की मौत तक हो सकती है खून की कमी के कारण। अच्छा, थीम क्या है? थीम की बात करें, एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू, सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्त स्त्राव से ग्रसित होती हैं। अब फिर अगले में पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा अमरावती में। तो अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने विदर्भ के अमरावती शहर में पायलट ट्रेनिंग स्कूल का भी उद्घाटन किया और ये पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पर हर साल लगभग 180 पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए 34 ट्रेनिंग विमान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो याद रखना सिंपल सा कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान, इसका उद्घाटन हुआ अभी अमरावती में, जो है महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश वाला नहीं, महाराष्ट्र में। हमारे एविएशन मंत्री कौन है अगर मैं पूछूं? नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू है। अच्छा, अब यहाँ पर इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? अमरावती में। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए अभी किसे जीआई टैग दिया है? तो आंसर होगा बनारस। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर थे और वहीं पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के अभी 21 उत्पादों को, 21 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया है। इसमें से कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हमने जो पढ़ा, बनारस शहनाई वाद्य यंत्र होता है, बनारस तबला हो गया, बनारस भरवा मिर्च आप देख लो, जौनपुर इमरती हो गई, बरेली टेराकोटा हो गया। पूरी लिस्ट वैसे आपके सामने, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो पीडीएफ मिलेगी आपको, तो एक बार आप जरूर से रीड कर लीजिएगा इन सबको अभी जीआई टैग मिल चुका है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? तो आंसर होगा 6 माह। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी यानी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि बच्चों के क्रय विक्रय के गंभीर मामलों में सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश अभी सभी हाईकोर्ट्स को दे दिए हैं और कहा कि भैया 6 माह के अंदर अंदर जो भी इससे संबंधित मुकदमे हैं उसमें फैसले दो। अच्छा, आपको याद दिलाता हूं, इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आया था, ये स्टैटिक प्रश्न है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी पर रोक लगाता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 23 क्लॉज 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड कहां लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्वांटम टेक स्टार्टअप QNU लैब्स ने क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन के लिए दुनिया का पहला एकीकृत प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है। तो क्यू शील्ड एक क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे भविष्य के क्वांटम खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्यू शील्ड क्या है अगर आप पूछोगे एक लाइन में, तो ये एक उन्नत उपकरण है जो आपके डेटा को हैक होने से बचाते हैं, यहां तक कि भविष्य में सुपर शक्तिशाली जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे उनको भी सुरक्षित रखने के लिए है ये। तो ये विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला है, क्योंकि अभी कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म क्वांटम सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी सूट प्रदान नहीं कर रहा है। और अभी भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत इसको लॉन्च किया है किसने? एक क्वांटम टेक स्टार्टअप है QNU लैब्स, उसी ने। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने हीट वेव को यानी कि लू, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं लू लग जाएगी, तो लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। उन्होंने लू को छिपा हुआ खतरा बताया है। तो अब अगर राज्य में लू से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को राहत प्रदान करने के लिए 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो तेलंगाना ऐसा कर रहा है। तो ये रहा मैप में तेलंगाना, इसकी कैपिटल क्या होती है? हैदराबाद। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो गए, गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। आपको बताइए आंध्र प्रदेश से अलग होकर के सबसे नवीनतम राज्य बना था कब? 2 जून 2014 को। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से होंगे? 52 नंबर के होंगे, नाम है BR गवई। फिर पूछा नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। फिर पूछा देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक अभ्यास का आयोजन हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बन गए डैनियल नोबोवा।
और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अभी अध्यक्ष बनाया गया मीराबाई चानू को। किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 को जीता? पंजाब ने। और 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी ने यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया? ब्लू ओरिजिन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य टॉप पर है? कर्नाटक। और आखिरी प्रश्न था आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 4 मेडल। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए भी लेक्सी मिशन कुछ लॉन्च करेगा कौन? तो आंसर होगा नासा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।